तो ये भाई हमने ख़त्म किया अपना सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्काउंटिंग का मॉडल, सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यूएशन का मॉडल, जिसका नाम है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। मोस्टली मतलब मैं तो कहूँगा 99% सिचुएशन में डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड ही यूज होता है किसी भी तरह के एसेट को वैल्यू करने में, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कमर्शियल नेचर का कोई भी टूल हो, कोई भी एसेट हो, किसी भी तरह का एसेट, किसी भी तरह का प्रॉफिट यील्डिंग सब्सटेंस हो, उसको वैल्यू करने के लिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड ही यूज होता है। स्पेशली अगर किसी कंपनी को वैल्यू करना हो, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू करना हो, किसी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट को वैल्यू करना हो, तो डीसीएफ मेथड ही यूज होता है इन ऑलमोस्ट 100% ऑफ द सिचुएशंस। लेकिन डीसीएफ मॉडल का है एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक। क्या है सर वो ड्रॉबैक? वो ड्रॉबैक ये है कि डीसीएफ मॉडल सिर्फ उन एसेट्स को वैल्यू करने में मदद करेगा जिसमें कोई कैश फ्लो होगा। तो डीसीएफ मॉडल ये कहता है अगर ये वाला एसेट कैश फ्लो कोई जनरेट कर रहा है तो ये वैल्यूएबल है, अदरवाइज ये वैल्यूएबल नहीं है। ये बात कहता है डीसीएफ। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मेरी भाई दिल्ली के एक पॉश कॉलोनी में एक घर है जिसको मैंने ताला लगा के छोड़ा हुआ है, खाली है वो घर, वो वैल्यूएबल नहीं है? क्या इसका मतलब ये है? डीसीएफ कहता है हाँ, इसका मतलब ये है। डीसीएफ के अकॉर्डिंग जिस चीज से अर्निंग नहीं हो रही वो वैल्यूलेस है, जिस चीज से अर्निंग कम हो रही है वो कम वैल्यूएबल है, जिस चीज से अर्निंग ज्यादा हो रही है वो ज्यादा वैल्यूएबल है, ऐसा डीसीएफ मॉडल कहता है। अब ये मॉडल हर सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होता। जैसा हाउस प्रॉपर्टी के केस में, अरे भाई हाउस प्रॉपर्टी के केस में अगर कोई इनकम अर्न नहीं भी हो रही तो भी हाउस प्रॉपर्टी इज अ वेरी वेरी वैल्यूएबल एसेट। लैंड, बिल्डिंग, ये सारे एसेट्स में अगर कोई अर्निंग नहीं भी हो रही तो भी ये जो एसेट्स हैं ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल एसेट्स हैं। अब आपने देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें फुनसुक वांगडू के पास बहुत सारे कॉपीराइट थे, बहुत सारे पेटेंट थे, जिसमें कि वो फिलहाल कोई रेवेन्यू नहीं अर्न कर रहा था, उनको उसने बेचा नहीं था, कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा था। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो सब पेटेंट वैल्यूलेस हैं? नहीं भाई नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। तो वो सारे के सारे एसेट्स, वो सारे के सारे रिसोर्सेज, वो सारे के सारे कोई भी तरह का रेवेन्यू जो जनरेट नहीं कर रहे, अगर ऐसा कोई एसेट आपके पास है तो उसको वैल्यू करने की जो टेक्निक है वो डीसीएफ नहीं हो सकती। डीसीएफ सिर्फ वहां यूज आएगी जहां पर कोई रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, जहां पर कोई कैश जनरेशन हो रहा है। सर तो अगर कैश जनरेशन नहीं हो रहा, अगर रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा, तो हम कौन से मेथड यूज कर सकते हैं? आओ भाई, जो मैंने आपको 2 और मेथड डिस्कस कराए थे अपनी पहली क्लास में वो और देखते हैं। हम जो मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल। रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल का मैं एक नाम रखता हूं भाई, नाम है इसका नकलची बंदर। नकलची बंदर, यह है इस मॉडल का नाम, जिसका नाम है रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल। मेरा नाम जो मैंने इसको दिया हुआ है वो दिया हुआ है नकलची बंदर। तो बचपन में याद है हमने एक बंदर की कहानी पढ़ी थी। जो बंदर एक व्यापारी था, टोपी का व्यापारी था वो, और बहुत सारे बंदर ऊपर पेड़ पे थे। वो सारे के सारे बंदर नीचे आए और टोपी के व्यापारी की सारी टोपियां उठा के अपने पेड़ के ऊपर लेके चले गए, और वो सबों ने एक एक टोपी पहन ली, सारे बंदरों ने। व्यापारी ने उस टोपी को जब वापस लेना चाहा तो बंदरों ने वो टोपियां व्यापारी की वापस नहीं दी। व्यापारी को पता था कि बंदर नकलची होता है, बंदर आपको इमिटेट करता है। तो व्यापारी ने क्या किया? व्यापारी ने एक टोपी उठाई, ऐसे ऐसे वेव किया, बंदरों ने भी ऐसे ऐसे वेव किया अपनी टोपी को। व्यापारी ने वो टोपी अपने सर पे पहन ली, बंदरों ने भी वो सब टोपी सर पे पहन ली। फिर व्यापारी ने अपनी सूझबूझ से वो टोपी उतारी और नीचे ऐसे फेंक दी जमीन पे। सारे बंदरों ने टोपी फेंक दी जमीन पे। व्यापारी ने टोपी समेटी और अपने घर निकल लिया। इस कहानी का सर क्या लिंक है हमारे रिलेटिव वैल्यूएशन अप्रोच से? अरे भाई, रिलेटिव वैल्यूएशन अप्रोच भी यही अप्रोच होता है कि हम इस एसेट का जो वैल्यू होगा, इस एसेट का जो हम कीमत निकालेंगे, वो अपने बलबूते पे नहीं, वो किसी और का नकल करके निकालेंगे। तो हम ये देखेंगे कि भाई अगर मान लो हमारी प्रॉपर्टी है तो आसपास के जो प्रॉपर्टी है उस एरिया में, उनके उस एरिया की, जो एरिया हमारा एरिया है उतने एरिया की आसपास की प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। हाँ,
उसमें हम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे अगर बगल वाली बिल्डिंग से 3 फ्लोर की है और हमारी 2 फ्लोर की है तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट होगा। हमारी बिल्डिंग के अंदर इंटीरियर्स बड़े ज़बरदस्त हुए हुए हैं, वेल फर्निश्ड है, बगल वाली बिल्डिंग में इंटीरियर नहीं हुए हुए, फर्निशिंग नहीं हुई हुई, तो उसका हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो जो भी मुनासिब एडजस्टमेंट होगा वो हम करेंगे अपनी वैल्यूएशन के प्राइस पे, लेकिन हम जो बेसिक चीज़ जो बेसिक वैल्यू उठाएंगे वो नकल करके उठाएंगे। सिमिलर एसेट्स जो बाजार मार्केट में चल रहे होंगे इस टाइप के, हम उन एसेट्स के बेसिस पे अपने एसेट का वैल्यूएशन करेंगे। सर क्या ये शेयर प्राइस को वैल्यू करने में भी मदद कर सकता है? हाँ भाई हाँ, ये वाला टेक्निक शेयर प्राइस को भी वैल्यू करने में मदद कर सकता है उन केसेस में जहां आप श्योरिटी से नहीं बता सकते, कोई एस्टिमेशन आपके पास है ही नहीं जिससे आप ये चीज बता पाओ कि ये शेयर कितना रेवेन्यू अर्न करेगा फ्यूचर में। देखो पहली चॉइस तो हमेशा डीसीएफ रहेगा। फर्स्ट चॉइस इज ऑलवेज डीसीएफ टू वैल्यू एनी काइंड ऑफ एसेट। लेकिन अगर कुछ मजबूरी है, आप कुछ चीज असर्टेन नहीं कर पा रहे, आप केई असर्टेन नहीं कर पा रहे, केडी असर्टेन नहीं कर पा रहे, या फिर कैश फ्लो असर्टेन नहीं कर पा रहे, कुछ भी दिक्कत है, तो आप रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड के अकॉर्डिंग भी अपना वैल्यूएशन कर सकते हो। वैसे जो वैल्यूअर्स होते हैं ना, वो भाई सारे पॉसिबल मेथड्स के थ्रू वैल्यू करके दे देते हैं और फिर हम उसमें से एक बेस्ट प्राइस चुन लेते हैं, तो वो तो सारी मेथड यूज कर लेते हैं। लेकिन हाँ, जो मोर पॉपुलर मेथड है दैट इज डीसीएफ। सेकेंड पॉपुलर मेथड इज रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल। आओ पढ़ते हैं कैसे। इन रिलेटिव वैल्यूएशन वी वैल्यू एन एसेट बेस्ड ऑन हाउ द सिमिलर और कंपेरेबल एसेट्स आर प्राइज्ड इन द मार्केट। तो सिमिलर प्रोडक्ट्स या सिमिलर जो एसेट्स हैं वो मार्केट में किस तरह से प्राइज्ड हैं, उस बेसिस पे हम अपना एसेट वैल्यू करते हैं। The prospective house buyer decides how much to pay for a house by looking at the prices paid for similar houses in the neighborhood. The model is akin to, akin का मतलब है similar. The model is similar to pricing more than valuation. तो जो ये मॉडल है ना, ये प्राइस ज़्यादा बताता है भाई, वैल्यूएशन से ज़्यादा हम इससे प्राइस डिटरमाइन करते हैं। वैल्यूएशन हम ट्रू वैल्यू नहीं डिटरमाइन कर पा रहे, हम एक्चुअली इसकी प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं। बट इट इज़ यूज वाइडली अक्रॉस टू वैल्यू एसेट्स एंड ट्रस्टेड बाय मेनी। तो कई लोग यूज़ करते हैं इस वाले मेथड को और कई लोग इस पर ट्रस्ट भी करते हैं। दिस मेथड इज सूटेबल फॉर अ लिमिटेड टाइम होराइजन, जहाँ पर भाई लिमिटेड टाइम होराइजन है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एस्टिमेट नहीं कर सकते फ्यूचर का कि कितना कैश फ्लो होगा, कितना रेवेन्यू होगा, बहुत ज़्यादा ये एस्टिमेट करना मुश्किल है, लिमिटेड टाइम होराइजन है, वहाँ पर ये वाला मॉडल सक्सेसफुल रह सकता है। द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव वैल्यूएशन आर विद रियल एसेट्स वेयर इट इज़ ईजी टू फाइंड सिमिलर एसेट्स और इवन आइडेंटिकल वंस। तो ये वाला मॉडल वहीं काम आ सकता है जहां पर सिमिलर एसेट्स हों। अगर सिमिलर एसेट्स हो ही ना, मान लो आपकी हवेली है बहुत बड़ी, आसपास कोई हवेली है ही नहीं, तो फिर ये मेथड फेल हो जाएगा, ये मेथड वैल्यू नहीं दे सकता आपको। आइडेंटिकल एसेट होना जरूरी है इस वाले मेथड को वर्क करने के लिए। द रिलेटिव वैल्यूएशन इज डन यूजिंग अ मल्टीपल। तो आप कोई मल्टीपल यूज करते हो रिलेटिव वैल्यूएशन को यूज करने के लिए। फॉर एग्जांपल पी रेशियो इज द मोस्ट कॉमनली यूज मल्टीपल फॉर रिलेटिव वैल्यूएशन। इन केस योर कंपनी ऑपरेट्स इन एन इंडस्ट्री वेयर पी रेशियो इज 8 टाइम्स। भाई पी रेशियो क्या होती है, मैंने आपको कराया था, एमपीएस ओवर ईपीएस। तो भाई मैं आपको बोलूं कि जो इंडस्ट्री है उसका ईपीएस है 8 और मैं आपको आपकी कंपनी का ईपीएस दे दूं। इंडस्ट्री जो बाजार में जो पी रेशो चल रहा है वो चल रहा है 8, आपकी कंपनी का मैं आपको ईपीएस दे दूं, आपकी कंपनी का भाई ईपीएस है सपोज 20 और आपके इंडस्ट्री का जो पी रेशो है वो है 8। तो क्या आप मुझे मार्केट प्राइस बता दोगे अपनी कंपनी का? हाँ सर, ईपीएस को मल्टीप्लाई कर देंगे पी रेशो से, मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा। सो सिमिलर कंपनीज का जब पी रेशो 8 है तो अज्यूम कर लूंगा आपका भी पी रेशो 8 ही है क्योंकि इंडस्ट्री सेम है। जी हाँ सर। सो एंड द ईपीएस ऑफ योर कंपनी इज 3। अगर ईपीएस आपकी कंपनी का 3 है, द प्राइस विच मे बी अटैच टू द शेयर ऑफ योर कंपनी इज ₹24 पर शेयर, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 टाइम्स। द प्राइस मे बी डिफरेंट फ्रॉम द प्राइस वी अराइव एट बाय इंट्रिंसिक और डीसीएफ मॉडल वैल्यूएशन। तो भाई प्राइस ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, जो हम डीसीएफ मॉडल से प्राइस असर्टेन करते हैं उससे डेफिनेटली हमारा प्राइस डिफरेंट होगा। FYK, relative valuation may be implemented in situations where there are lot of comparables। तो जहां पर comparables हैं बहुत सारे, वहां पर relative valuation को यूज करना समझदारी भरी बात है। जहां comparable है ही नहीं वहां पर आप यूज कैसे करोगे? For example, real estate property, there are a lot of buildings infrastructure like yours, but you want to find relative valuation of Picasso's painting। तो Picasso's painting के लिए अगर आप रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड लगाने की कोशिश करोगे नहीं मिलेगा, क्योंकि पिकासो की पेंटिंग तो यूनिक होती हैं, मोहम्मद हुसैन की पेंटिंग तो भाई यूनिक होती हैं। तो यूनिक चीज़ों के लिए ये मेथड पॉपुलर नहीं है। वो चीज़ें जिनके बहुत सारे कंपेरेबल हैं उनके लिए ये वाला मेथड यूज हो सकता है। सर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, भाई इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम करेंगे बॉन्ड्स एंड शेयर्स के चैप्टर में।
तो चलो अब देखते हैं आपके सिलेबस का लास्ट वैल्यूएशन का मॉडल। और ये मत सोचना कि बस वैल्यूएशन के यही 3 मॉडल होते हैं, भाई वैल्यूएशन के और भी बहुत सारे मॉडल होते हैं। जब आप फ्यूचर में जाके अगर आपने कभी भी वैल्यूएशन एज योर मेन करियर चूज किया या फिर वैल्यूएशन का कोई कोर्स किया, वहां पर आपको और भी मेथड्स सिखाए जाएंगे। लेकिन ये 3 मेथड्स आपके सिलेबस में इसलिए रखे गए हैं क्योंकि ये 3 बेसिक मेथड्स हैं वैल्यूएशन के। एक जो फाउंडेशन बनता है वैल्यूएशन का वो इन 3 मेथड से, इन 3 मॉडल से ही बनता है। तो ये तीनों बेसिक्स हैं जिन बेसिक्स में हम लोग वैल्यूएशन करते हैं। तो आज जो हम मॉडल शुरू करने जा रहे हैं वो है कंटिंजेंट क्लेम वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मॉडल स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें इस वर्ड का मीनिंग बताना चाहता हूं। वर्ड है कंटिंजेंट। भाई कंटिंजेंट वर्ड का मीनिंग होता है डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। कंटिंजेंट का मतलब है एक ऐसी चीज जो फ्यूचर के किसी अनसर्टन इवेंट पे डिपेंड करती है। मतलब वो इवेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी है तो भाई जो वो इवेंट है अगर वो होगा तो आपका क्लेम आएगा, तो आपका वैल्यूएशन होगा। अगर वो इवेंट नहीं हुआ तो आपका वैल्यूएशन नहीं होगा। सर खिचड़ी सी पक गई, खिचड़ी सी। चलो चलो एक एक करके दोबारा अलग अलग करते हैं। हमें बेसिकली देखने हैं कैश फ्लो। मुझे तुम बता दो फ्यूचर में कैश फ्लो तुम्हारी कंपनी के कितने होंगे। तुमने मेरे को जवाब दिया सर अभी बताइए किसकी सरकार चल रही है। मैंने कहा अभी तो बीजेपी की, भाजपा की सरकार चल रही है इंडिया में, बड़ा जबरदस्त जोर शोर से भाजपा की सरकार चल रही है। अच्छा सर ठीक है। सर हमारा जो कैश फ्लो है ना वो अगले 5 साल तक 1 करोड़ रुपए रहेगा अगर भाजपा की ही सरकार रही। अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो हमारा जो कैश फ्लो है वो 5 करोड़ नहीं रहेगा, वो 2 करोड़ रहेगा। मैंने कहा है अरे तुम्हें पॉलिटिक्स से क्या मतलब है भाई, तुम अपना बिजनेस करो ना सीधा सीधा, ये क्या बातों को घुमा रहे हो। पॉलिटिक्स से तुम्हें क्या मतलब है। अगर पॉलिटिक्स से तुम्हें कोई मतलब नहीं है तो तुम पॉलिटिक्स के बेसिस पे अपना कैश फ्लो कैसे डिटरमाइन कर सकते हो। अरे सर बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों भाई क्यों, कैसे कर सकते हो। सर अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो एक बिल है जो हमारे वाले प्रोडक्ट पे पास होना है जिसपे एडिशनल लेवी, एडिशनल सेस, टैक्स थोड़ा सा एडिशनल लगेगा। हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस पर अगर कांग्रेस आ गई तो वो टैक्स लग जाएगा। भाजपा सरकार है इस वजह से टैक्स रुका हुआ है क्योंकि भाजपा सरकार उस वाले बिल के, उस वाले एक्ट के अगेंस्ट है। तो जब तक भाजपा रहेगी तब तक हमारा जो रेवेन्यू है वो 5 करोड़ रहेगा। जैसे ही चेंज होके कांग्रेस आ गई हमारा रेवेन्यू 2 करोड़ रह जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 करोड़ रुपए का हमें एडिशनल सेस, एडिशनल ड्यूटी देनी पड़ जाएगी। मैंने कहा ओहो ये लिंक है। अच्छा तो तुम्हारे जो कैश फ्लोज हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। एक ऐसा इवेंट जो अनसर्टन है। इलेक्शंस कौन जीतेगा, वापस सरकार कौन बनाएगा, हमें नहीं पता। अगर हमें नहीं पता तो अनसर्टन इवेंट है और तुम्हारे जो कैश फ्लोज हैं वो फ्यूचर के इस अनसर्टन इवेंट पे डिपेंड करते हैं। हाँ सर यही तो मुद्दा है। तो ऐसी सिचुएशन में दीज आर नोन एज कंटिंजेंट कैश फ्लोज। ऐसे कैश फ्लोज विच आर डिपेंडेंट ऑन अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। एक ऐसा फ्यूचर का इवेंट जो अनसर्टन है उसको बोलते हैं कंटिंजेंट इवेंट। So contingent cash flows are the cash flows which are dependent on a future uncertain event. क्योंकि फ्यूचर में ये इवेंट अनसर्टन है इस वजह से ये वाले कैश फ्लोज कंटिंजेंट हैं। मतलब इस वजह से ये वाले कैश फ्लोज भाई डिपेंड करते हैं किसी एक फ्यूचर इवेंट पे। सर आपने तो हमें 2 नाव में पैर रखवा दिया। एक नाव है 5 करोड़ वाली, एक नाव है 2 करोड़ वाली। या तो 5 करोड़ होगा या 2 करोड़ होगा। सर बता दो मैं कैसे कैश फ्लो को डिस्काउंट करूंगा। बस यही मुद्दा है कंटिंजेंट क्लेम वैल्यूएशन में। जब आपके पांव 2 जगह 2 नाव में होते हैं, जब आपके पांव 2 नाव में होते हैं तब अनसर्टेनिटी होती है कि कौन सी वाली नाव आगे बढ़ेगी, कौन सी वाली नाव आगे नहीं बढ़ेगी। उस सिचुएशन में आप कैश फ्लो कौन से वाले लोगे, ये सबसे बड़ी दुविधा है, ये सबसे बड़ी परेशानी है। इस परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं दैट इज नोन एज कंटिंजेंट क्लेम वैल्यूएशन मेथड। क्योंकि देखो भाई डीसीएफ मेथड तो सीधे सीधे कहता है मुझे एक्यूरेट एस्टिमेट बना के दो कितना कैश फ्लो आपका होगा। आपका एस्टिमेट जितना एक्यूरेट होगा वैल्यूएशन मेरा उतना ही एक्यूरेट होगा।
तो कंटिंजेंट कैश फ्लो मेथड इस वाली ड्रॉबैक को, जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो में ड्रॉबैक है, क्या डिस्काउंटिंग कैश फ्लो में ड्रॉबैक है कि भाई वो एकदम एक्यूरेसी से एस्टिमेट बनाने के लिए कहता है, जो कि एक्यूरेसी कई बार आनी डिफिकल्ट होती है क्योंकि जो कैश फ्लो होता है वो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है। ऐसी सिचुएशन में हम डीसीएफ वैल्यूएशन में मॉडल को यूज करने के बजाय पनाह लेते हैं कंटिंजेंट क्लेम वैल्यूएशन मॉडल की। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। आओ स्टार्ट करते हैं। इन डीसीएफ वैल्यूएशन मॉडल यू आर ट्राइंग टू वैल्यू एन एसेट एज ऑन टुडे ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो भाई आप आज के डेट पे किसी चीज की वैल्यू करना चाह रहे हो, बेसिस क्या है आपका? फ्यूचर में जो कैश फ्लो होंगे वो बेसिस है, विदाउट एनी ऑप्शन ऑफ वल्नरेबिलिटी इन वेरिएबिलिटी इन फ्यूचर। वेरिएबल कुछ भी नहीं है फ्यूचर में। फ्यूचर में सब चीज आपने जो एस्टिमेट करी है पक्का 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 होगी, ये एजम्पशन है। Contingent claim valuation approach is used to value the assets whose cash flows or some part of it depends upon some future contingent event। तो ये जो हमारा contingent claim valuation model है, ये भाई ऐसे assets को value करता है जिसका कि cash flow future contingent event पे निर्भर करता है। future में ये event होगा तो valuation होगी, otherwise valuation नहीं होगी। Typical examples would be development of a pharmaceutical drug, an unknown oil field, और डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, इनोवेशन और सर्विस विद ह्यूज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। आप कोई नया प्रोडक्ट इजाद करना चाह रहे हो, आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो जो आपको नहीं पता चलेगा नहीं चलेगा। आप कोई ऑयल फील्ड को खोद रहे हो, पता नहीं उधर से ऑयल निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा भी तो कितना निकलेगा, किस क्वालिटी का निकलेगा आपको नहीं पता, अनसर्टन है बिजनेस आपका। आप कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, इनोवेशन कर रहे हो सर्विसेज में, जहां पर ह्यूज रिस्क है और अनसर्टेनिटी है, उस केस में भाई कंटिंजेंट क्लेम वैल्यूएशन मॉडल हम लोग यूज करते हैं। Have you ever wondered why would any company buy another company having negative cash flows? तो कोई कंपनी, अब देखो, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है भाई। सहारा इंडिया लिमिटेड एक कंपनी हुआ करती थी आज से 10 या 15 साल पहले, और जो सहारा ग्रुप था उसकी एक बड़ी कमाल की बात थी। सहारा ग्रुप मिल्स एक्वायर करती थी ऑल ओवर इंडिया। मिल जो कपड़े की मिलें होती हैं वो एक्वायर करती थी, और ऐसी मिल्स को एक्वायर करती थी जिनके फ्यूचर कैश फ्लोज नेगेटिव होते थे, सॉरी जिनके करंट कैश फ्लोज नेगेटिव होते थे, जो आज की डेट में लॉसेस भुगत रहे होते थे, उनको सिक कंपनीज डिक्लेयर कर दिया जाता था। उनके ओनर्स ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया था। ऐसी कपड़े की मिल सहारा कंपनी खरीदती थी बहुत सस्ते दामों पे। सर, जिसका कैश फ्लो आज नेगेटिव आ रहा है उसका कैश फ्लो सर फ्यूचर में पॉजिटिव कैसे होगा? किस उम्मीद में सहारा खरीदती थी इस वाली कंपनीज को? भाई सहारा इस उम्मीद में खरीदती थी इन वाली कंपनीज को कि वो ये कहती थी कि इन कंपनीज का मैनेजमेंट मैं इस तरह चेंज कर दूंगी कि मैं इन कंपनीज को प्रॉफिटेबल बना दूंगी। हाँ रिस्क है, अरे रिस्क है भाई, क्योंकि जो ओल्ड मैनेजमेंट है उसने भी तो भरसर प्रयास किया होगा, उसने भी तो कोशिश करी होगी इसको प्रॉफिटेबल बनाने की, नहीं बनी प्रॉफिटेबल, तभी तो आज वो बेच रहा है किसी और को अपनी ये वाली कंपनी। हाँ सर, हाँ नहीं बनी प्रॉफिटेबल तभी तो वो बेच रहा है किसी और को अपनी ये वाली कंपनी। सो रिस्क तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रिस्क। क्या है रिस्क? ये है अगर वो नहीं बनी प्रॉफिटेबल तो क्या होगा, आप सारा का सारा नुकसान में चले जाओगे। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि अगर प्रॉफिटेबल बन गई तो सस्ते दाम में आपको कंपनी मिलेगी, वो खूब सारा प्रॉफिट आपको कमा के देगी। अगेन कंटिंजेंसी आ गई इसकी वैल्यूएशन में, पता नहीं प्रॉफिटेबल हो या ना हो, नहीं पता। तो Have you ever wondered why would any company buy another company having negative cash flows? क्यों कोई कंपनी नेगेटिव कैश फ्लो वाली कंपनी को एक्वायर करेगी? It is because of the expectation or option of earning positive cash flow in future. उम्मीद है कि फ्यूचर में पॉजिटिव कैश फ्लो मिलेगा। Also option lets you to value the cash flow of tomorrow which depends on some future event. Option to abandon, expand, defer are some examples of contingent future event. तो भाई कई बार आपको ऑप्शन दे दिया जाता है कि ठीक है भाई, अगर ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल नहीं रहा ना तो तुम निकल लेना, तुम इसको बेचना और निकल लेना, अबंडन कर देना प्रोजेक्ट को। अगर प्रॉफिटेबल रहा, अगर तुम इस नेगेटिव कैश फ्लो को पॉजिटिव में चेंज कर पाए, कंटिन्यू कर लेना। अगर नहीं कर पाए, आपको लगा नहीं 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 भाई ये तो घाटे का सौदा है, आप अपने कैश फ्लो को वापस निकाल लेना, विड्रॉ कर लेना, निकल लेना। ऑप्शन दिया जाता है आपको। अगेन प्रॉब्लम आ गई हमारे कैश फ्लो में। अगर ऑप्शन है 5वें साल के बाद, सपोज ऑप्शन है, तो 5वें साल के बाद वो आदमी क्या चूज करेगा हमें नहीं पता। दोनों में से क्या ऑप्शन चूज करेगा? जो परिस्थिति रहेगी उसके अकॉर्डिंग चूज करेगा। तो अब दिक्कत ये आ जाती है, अगर हम आज के डेट में वैल्यू कर रहे हैं और तुम मुझे कह रहे हो हमें नहीं पता 5वें साल के बाद क्या होगा, तो मैं वैल्यू कैसे करूंगा, कैश फ्लो कैसे निकालूंगा? ये हो जाएगी दिक्कत। अगेन
कौन मेरी मदद करेगा? कंटिंजेंट क्लेम वैल्यूएशन। अगर कहीं भी ऑप्शन है, ऑप्शन अबंडन करने का अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, ऑप्शन खत्म करने का अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, तो मेरा जो कंटिंजेंट क्लेम वैल्यूएशन है वो मेरी मदद करेगा, वो मुझे कोई ऐसा पुख्ता तरीका दिखाएगा जिसके बेसिस पे भाई मैं अपनी वैल्यूएशन कर पाऊंगा। So we generally attach a premium to DCF value if there is some option added to the company। तो अगर इस तरह की कोई अनसर्टेनिटी होती है तो DCF वैल्यू से भाई थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू निकल के आती है कंपनी की। चलो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये थोड़ा सा डायग्राम उबड़ खाबड़ हो गया है। तो अ कंपनी इज कंसिडरिंग अंडरटेकिंग अ 1 ईयर प्रोजेक्ट। एक कंपनी है जो 1 साल का प्रोजेक्ट अंडरटेक करना चाहती है। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट अल्फा, which has 50-50 probability of giving 100 and 120 negative 120 returns at the end of the project। अच्छा भाई, तो ये भाई ईयर 0 जहां पर हम खड़े हैं, ये 2 एरो आ रहे हैं, 50-50 probability है। ये जो हाफ आपको दिख रहा है ना, ये इस वाले एरो का हाफ है। तो 50% चांस है कि 100 रुपीज़ हमें मिले ईयर 1 के एंड में, 50% चांस है कि ईयर 1 के एंड में हमें नेगेटिव 120 मिले, मतलब हमारा लॉस हो जाए। तो 50-50% चांस दोनों ही सिचुएशन के होने का है। What is the probable revenues of this project? इस प्रोजेक्ट के probable revenues, अगर मैं कहूं कि ये रेवेन्यू कितना अर्न करेंगे तो वो क्या है? सर 100 आने के चांस हैं 50%, 120 नेगेटिव आने के चांस हैं 50%। तो 50 माइनस 60 इज इक्वल टू -10। अगर कोई मुझसे बोले एस्टिमेट कर दो इस प्रोजेक्ट के रेवेन्यू, जहां पर ऑप्शन है, जहां पर कंटिंजेंसी है, तो मैं वो प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके -10 इसका रेवेन्यू मानूंगा। भाई सीधी सी बात है, आपने पढ़े होंगे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस अपने मैथमेटिक्स में स्कूल टाइम में। उसमें हम यही करते थे कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है रेवेन्यू से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एक अमाउंट आ जाता है। जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है उसको रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा एक अमाउंट आ जाता है। इन दोनों अमाउंट को जब आप ऐड कर दोगे आपस में तो हमारा टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगा। मैंने वही काम यहाँ पर किया है। तो जितनी भी प्रोबेबिलिटी है उससे मल्टीप्लाई कर दो फ्यूचर कैश फ्लोज को, तो हमारा revenue from that particular project, cash flow from that particular project निकल के आ जाएगा। There is another 1 year project, project beta, which can be undertaken in place of this project। तो एक और प्रोजेक्ट है भाई प्रोजेक्ट बीटा, वो भी अंडरटेक किया जा सकता है विद द फॉलोइंग कैश फ्लोज। कैश फ्लोज देखना प्रोजेक्ट बीटा के क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़े से। ईयर 0 हम आज यहाँ खड़े हैं भाई, 3/4 चांस है कि 6 महीने में 0 कमाओ, 1/4 चांस है कि 6 महीने में लॉस हो जाए 20 रुपए का। अगर 20 रुपए का लॉस हो गया 6 महीने में तो आगे कुछ नहीं होगा, ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। लेकिन अगर 0 कमा लिया, हम नो प्रॉफिट लो लॉस पे आ गए 6 महीने के एंड में, तो 2/3 चांस है कि 1 साल के एंड में हम 40 रुपए कमा लेंगे, 1/3 चांस है कि लॉस इनकर कर लेंगे 100 रुपए का। चांसेस है भाई, प्रोबेबिलिटी है, कंटिंजेंसी है। जरूरी थोड़ी है तुम्हें हमेशा मैं एग्जैक्ट बता पाऊं कि भाई पक्का 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 5 साल तक ये कैश फ्लो ग्रोथ रेट, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये पक्का पक्का। अरे मैं कोई भविष्यवाणी थोड़ी करूं, मैं कोई साधु पंडित थोड़ी हूं, मैं कोई वो क्रिस्टल बॉल ग्रेजर थोड़ी हूं जो क्रिस्टल बॉल में देख के बताए हमारी तो भाई जो कैश फ्लोज हैं अगले 5 साल तक 2 करोड़ रुपए होंगे। हम कोई गारंटी के साथ थोड़ी बता सकते हैं। कई बार बिजनेसमैन इस तरह की प्रोबेबिलिटीज डाल देते हैं, इस तरह की कंटिंजेंसीज डाल देते हैं। ये प्रैक्टिकल बिजनेस का सच्चाई है, ये प्रैक्टिकल बिजनेस सिनारियो है। तो अगर इस तरह का कॉम्प्लेक्स हमारा कैश फ्लो का स्ट्रक्चर है तो क्या होगा, अंडर प्रोजेक्ट बीटा देयर इज एन ऑप्शन टू एग्जिट द प्रोजेक्ट इन 6 मंथ्स। 6 मंथ्स बाद प्रोजेक्ट को एग्जिट करने का ऑप्शन है कि भाई 6 मंथ्स बाद आप प्रोजेक्ट को छोड़ के अबंडन कर सकते हो। इफ देयर इज अ लॉस, in case there is a nil profit, the project may be continued for balance 6 months with the above revenues। compute the expected revenue of project beta। again project beta आपको expected revenue निकाल के लाना है। आओ देखते हैं। तो भाई अल्टीमेटली 40 आ रहा है और 100 रुपये का नेगेटिव रिटर्न आ रहा है, यहाँ 20 रुपये का नेगेटिव रिटर्न आ रहा है। ठीक है, 40 आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 मल्टीप्लाई किया और 3/4 भी मल्टीप्लाई किया, तो 40 लाने के लिए आपको 2 बैरियर से होकर गुजरना पड़ेगा। एक तो ये 3/4 बैरियर नंबर 1, फिर 2/3 बैरियर नंबर 2। यहां पर क्योंकि 0 है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, रेवेन्यू है ही नहीं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता बीच में जो 0 है, कोई रेवेन्यू नहीं है, निल रेवेन्यू है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा किसी भी प्रोबेबिलिटी तो सबसे तो वो 0 होगा। तो भाई देखो ईयर 0 पे तुम खड़े हो, 40 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले 3/4 पॉसिबिलिटी है 0 आने की, अगर वो हो गया तो 2/3 पॉसिबिलिटी है 40 आने की। तो 40 आने की प्रोबेबिलिटी 2 चीजों को मल्टीप्लाई करके बनेगा, 2/3 एंड 3/4। दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आने की प्रोबेबिलिटी बनेगी, क्योंकि 2 ऑब्स्टिकल्स को, 2 रोड ब्लॉक्स को आप क्रॉस कर रहे हो।
ठीक है सर। अच्छा, -100 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? -100 आने की प्रोबेबिलिटी है -100, अगेन वही, पहले 3/4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1/3 चांस है कि -100 आए। तो पहले 3/4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1/3 से मल्टीप्लाई होगा -100, तब जाके -100 की प्रोबेबिलिटी आएगी। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको। फिर 20 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 20 आने की प्रोबेबिलिटी है भाई -20 आने की 1/4। 20 आने की नेगेटिव प्रोबेबिलिटी है 1/4। तो टोटल जब इन सबको तुम मल्टीप्लस करोगे ना, तो तुम्हें एक रीजनेबल भाई अश्योरेंस मिलेगा कि हाँ 10 रुपए का तुम्हारा नेट कैश फ्लो है। तो जहां भी कैश फ्लो कंटिंजेंट है ओवर अ फ्यूचर इवेंट, वहां पर उसकी प्रोबेबिलिटी असर्टेन करनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारा कैश फ्लो निकल के आएगा। ये तरीका है कंटिंजेंट क्लेम वैल्यूएशन में कैश फ्लो को निकालने का। मतलब अगर आप कंटिंजेंट क्लेम वैल्यूएशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या एक प्रैक्टिकल सिचुएशन देख रहे हो, तो वहां कैश फ्लोज के अलावा हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग दोज कैश फ्लोज भी चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग दोज कैश फ्लोज नहीं है, तो फिर भाई हम कंटिंजेंट क्लेम वैल्यूएशन मॉडल नहीं लगा सकते। ठीक है सर। वी ऑब्जर्व दैट बोथ प्रोजेक्ट्स हैव सेम कैश फ्लोज. If you have to choose one of these, then it would be certainly the project beta, as it gives an exit option at half year end. तो अगर मैं इन दोनों प्रोजेक्ट में से किसी एक को चूज करना चाहूंगा, भाई ये है प्रोजेक्ट अल्फा, प्रोजेक्ट बीटा, दोनों का जो प्रोबेबिलिटी है ना, दोनों की जो कैश फ्लो है वो तो बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर मुझे मौका मिले कि या तो इसको चूज कर लो या इसको चूज कर लो, तो मैं जहां पर मुझे ऑप्शन मिल रहा है कि मैं एग्जिट कर जाऊं, मुझे डर लग रहा है 6 महीने बाद मैं मुझे लगे नहीं 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 ये तो बिल्कुल बेकार प्रोजेक्ट है, जहां मुझे ऑप्शन मिलेगा एग्जिट करने का, मैं वो वाला प्रोजेक्ट चूज करूंगा। विद द अबव रेवेन्यूज hence the owners don't have to wait till year 1 to abandon the project. Moreover, the expected loss can be curtailed to ₹20 in case of adverse outcome. तो प्रोजेक्ट अल्फा बीटा के केस में हम लोगों का ज़्यादा फायदा रहेगा भाई। फायदा ये रहेगा कि हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम प्रोजेक्ट को एग्जिट करके बाहर निकल जाएं। Hence the options are valuable and hold a premium price over and above the nominal intrinsic value or DCF value. इसी को कहते हैं ऑप्शंस। और ऑप्शंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस गिव एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट एट द राइट टाइम। प्रीमेच्योर एग्जिट करना ईजी होता है। अगर प्रीमेच्योर एग्जिट करना ईजी होता है तो आगे का भाई हमें पता है आगे और ज़्यादा लॉस होगा, तो मैं क्यों रहना चाहूँगा ऐसे बिजनेस में जो और ज़्यादा मुझे लॉस इनकर करके देगा? मैं नहीं रहना चाहूँगा। तो इसलिए मैं अपने लॉस को स्टॉप कर दूंगा, स्टॉप लॉस कर दूंगा किसी भी पॉइंट पे जहां पर ऑप्शंस गिवन होंगे। तो कंटिंजेंट क्लेम वैल्यूएशन के अंदर एक बात ध्यान रखने वाली एक और, तो पहली बात जो ध्यान रखने वाली वो ये कि कंटिंजेंट क्लेम वैल्यूएशन में क्वेश्चन हमें दो चीजें देगा, कैश फ्लो एंड प्रोबेबिलिटी। दूसरी ध्यान रखने वाली बात ये कि कैश फ्लो जहां पर भी हमें ऑप्शन के साथ मिलता है कि हम एक पीरियड के बाद एग्जिट कर सकते हैं, वो ज्यादा वैल्यूएबल होगा एज कंपेयर टू वहां जहां हमें कोई ऑप्शन नहीं मिला। तो वो ज़्यादा मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। मैं वहाँ ज़्यादा भाई अपना पैसा इन्वेस्ट करूँगा जहाँ मुझे ऑप्शन मिल रहा है एग्जिट करने का कि मैं छोड़ छाड़ के भाग जाऊँ, वहाँ मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँगा अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये था भाई थियोरेटिकली हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा अपने कंटिंजेंट क्लेम वैल्यूएशन का। और हाँ, एग्जाम में इतना ज़्यादा इन डेप्थ में तो ये वाला भाई टॉपिक नहीं पूछा जाता, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता। लेकिन हाँ, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पास्ट में भी पूछे गए हैं और चांसेस हैं, हालांकि कम चांस है। देखो मैं फेयरली बता रहा हूँ, DCF ही आता है एग्जाम में, कंटिंजेंट क्लेम और रिलेटिव थोड़ा सा कम आता है, तो चांसेस के हैं थोड़े से कम। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस कर लेंगे अपने सिलेबस में जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन आ भी गया कंटिंजेंट क्लेम वैल्यूएशन का तो आप आराम से कर पाओ एग्जाम में। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं कंटिंजेंट क्लेम वैल्यूएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस।